हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में जो रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन है, जो जिस पेशेंट में कंधा बारी बारी फिसल जाता है, उस पेशेंट में क्या क्या तकलीफ होती है और उसके लिए क्या डायग्नोसिस और क्या ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन यानी बारी बारी कंधा फिसल जाने की बीमारी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले हमको शोल्डर जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो समझना ज़रूरी है। मेरे पास ये शोल्डर जॉइंट का मॉडल है, आप देख सकते हो। ये हमारे लेफ़्ट शोल्डर का मॉडल है। ये हमारा शोल्डर जॉइंट का आगे का पार्ट है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट का पीछे का पार्ट है। ये हमारी हाथ की हड्डी का बोन है, जिसको हम ह्यूमरस बोन के नाम से जानते हैं। ये हमारी आगे वाली हॉरिजॉन्टल बोन है, जिसको हम क्लेविकल बोन बोलते हैं, वो पार्ट है। और ये वाला पार्ट हमारी बैक बोन है, अपर बैक बोन, जिसको हम स्कैपुला के नाम से जानते हैं। हमारा शोल्डर जॉइंट बेसिकली दो चीज़ से बना हुआ होता है। एक तो ये हाथ का गोला है, जिसको हम ह्यूमरल हेड बोलते हैं, और दूसरा है कि जो स्कैपुला बोन है उसके कटोरी है, जिसको हम ग्लिनॉइड बोन बोलते हैं। तो हमारा शोल्डर एक तरह का बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट है, जिसमें बॉल हमारा हाथ का गोला यानी कि ह्यूमरस हेड होता है और सॉकेट हमारा कटोरी यानी कि ग्लिनॉइड बोन होता है। अभी इसमें शोल्डर जॉइंट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो सॉकेट है वो एकदम शैलो है, यानी कि ये शैलो सॉकेट की वजह से हमारा शोल्डर जॉइंट ऑलमोस्ट 360 डिग्री मूवमेंट कर सकता है। हमारा शोल्डर जॉइंट बॉडी में एकदम मोबाइल जॉइंट है, जो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ और साथ साथ में 360 डिग्री मूवमेंट कर सकता है। तो शोल्डर जॉइंट ऐसा है कि बॉडी में बॉल एंड सॉकेट टाइप है, पर उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। वो इनहेरेंट अनस्टेबल जॉइंट है बिकॉज उसका सॉकेट एकदम शैलो है। हमारे शरीर में दूसरा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो है हिप जॉइंट। अगर आप हिप जॉइंट देखने चाहोगे तो इसमें ये हमारा कूल्हे का गोला है और इसकी कटोरी है। आप देख सकोगे कि हिप जॉइंट का जो सॉकेट है वो एकदम डीप होता है और उसमें जो हमारा कूल्हे का गोला है, हिप जॉइंट का गोला है, वो अंदर बराबर बैठ जाता है। इसकी वजह से ये सॉकेट डीप होने की वजह से हमारा हिप जॉइंट मूवमेंट कम दे पाता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसकी जगह पे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, उसमें हमारा कटोरी जो है वो शैलो है और गोला बड़ा है। उसी की वजह से हमारा शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम देखने चाहें कि शोल्डर जॉइंट कौन कौन सी चीज़ में डिसलोकेट हो सकता है, तो जब ये थ्रोइंग पोजीशन में हमको ट्रॉमा होता है, तब शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन होने की संभावना रहती है। ये इंजरीज स्पोर्ट्स खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त, बास्केटबॉल खेलते वक्त, फुटबॉल खेलते वक्त हो सकती है। ये इंजरी व्हीकुलर एक्सीडेंट यानी कि वाहन अकस्मात के दौरान भी हो सकती है। तो इसको हम जब भी इंजरी होती है उसके दरमियान जो डिसलोकेशन होता है उसको हम एक्यूट डिसलोकेशन बोलते हैं, कि जिसमें कंधा आगे की तरफ फिसल जाता है। अगर हम बात करें कि कंधे के फिसलने के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एंटीरियर डिसलोकेशन, कि जिसमें हमारा जो गोला है वो कटोरी के आगे की तरफ फिसल जाता है। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन, कि जिसमें हमारा जो गोला है वो कटोरी के पीछे की तरफ फिसल जाता है। और तीसरा जो पार्ट है वो उसको बोलते हैं इंफीरियर डिसलोकेशन, जिसमें हमारा गोला है वो कटोरी के नीचे की तरफ फिसल जाता है। अगर बात करें कि इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इंफीरियर डिसलोकेशन की संभावना क्या क्या रहती है, तो यूजुअली 90 to 95% पेशेंट्स में एंटीरियर डिसलोकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंजरी इसी पोजीशन में रहती है। अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन की बात करें तो 5 to 10% पेशेंट में पोस्टीरियर डिसलोकेशन होने की संभावना रहती है। और जो इंफीरियर डिसलोकेशन की हमने बात करी, वो एकदम रेयर डिसलोकेशन है, जो जनरली आमतौर पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में एंटीरियर रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम एज ग्रुप की बात करें कि कौन कौन से एज पॉपुलेशन में शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है, तो अक्सर ये पाया गया है कि एज ग्रुप में 10 ईयर्स से लेकर, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, 10 ईयर्स से लेकर 55-60 ईयर्स तक शोल्डर डिसलोकेशन की संभावना रहती है। खास करके 10 ईयर्स से लेकर 30 to 35 ईयर्स की एज में शोल्डर डिसलोकेशन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि जनरली ये एक्टिव पॉपुलेशन है और इसके साथ साथ गर्ल्स के मुकाबले बॉयज़ में या मेल्स में शोल्डर डिसलोकेशन की संभावना रहती है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बॉयज़ में ज़्यादा रहती है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन अगर कम उम्र में हुआ है, जैसे 15 से 20 साल से कम की उम्र में हुआ है, तो
उसके साथ साथ आपको रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन लगी, यानी कि बारी बारी कंधे फिसलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेसर द एज मोर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। अब हमको ये समझना ज़रूरी है कि जब शोल्डर डिसलोकेट होता है, जब कटोरी का जो हमारा कंधे का गोला है वो फिसल जाता है, तब एग्जैक्टली क्या होता है। मैं अगर एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन की बात करूं तो जब भी हमारा कंधा, हमारा गोला ये कटोरी से आगे खिसक जाता है तो इसको एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। पर जब भी ये प्रोसीजर होती है तब हमारा जो बॉल है वो ये जो कटोरी से टकरा के आगे फिसलता है। तो जनरली जैसे दो कार टकराती है तो गाड़ी में डेंट पड़ जाता है, मोचा पड़ जाता है, वैसे ही जब दो हड्डियाँ टकराती है तो उसके वजह से हड्डी में भी डेंट पड़ जाता है और इसी डेंट को हम हिल सैक डिफेक्ट बोलते हैं, जो हमारी जो हाथ का गोला है उसके पीछे की तरफ डेंट पड़ जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी ये जो हमारी कटोरी है उसकी आगे की तरफ भी डेंट पड़ जाता है और उसी डेंट को हम बोनी बैंकार्ड लीजन के नाम से जानते हैं। तो आपका अगर कंधा बारी बारी फिसल जाता है, जिसको हम रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं, तो उसके लिए दो चीज़ें जवाबदार होती है। एक तो एक चीज़ हमारे गोले में होती है जिसको पीछे डेंट पड़ जाता है, जिसको हम ह्यूमरल हिल सैक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने बताया वैसे कटोरी में एक आगे की तरफ बोन है, वो हड्डी है, वो कई बार टूट जाती है, जिसको हम बोनी बैंकार्ड लीजन के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ ये कटोरी के आसपास अगर आप देखोगे तो एक 360 डिग्री गद्दी बनी हुई होती है, जिसको हम कंधे की गद्दी के नाम से यानी कि लेब्रम के नाम से जानते हैं। कई बार ये लेब्रम अपनी कटोरी के जो अटैचमेंट स्थान है वहीं से फिसल जाता है, वहीं से छूट जाता है और इसी लेब्रम जो छूट जाता है वो लीजन को हम बैंकार्ड लीजन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन है तो गोले के साइड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम हिल सैक डिफेक्ट बोलते हैं और कटोरी के साइड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बैंकार्ड लीजन के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो बैंकार्ड लीजन है उसमें ऊपर की तरफ जो हमारी गद्दी फट जाए तो उसको एडिशनली स्लैप टेयर बोलते हैं। साथ में दो एडिशनल एंटिटी है जिसको हम हैगल लीजन यानी कि HAGL लीजन और आल्प्सा लीजन के नाम से जानते हैं, वो एक साथ बैंकार्ड लीजन के ही प्रकार है। अगर आप सोचोगे कि मैं इसके बारे में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि कई बार आपके MRI में ऐसा लिखा हुआ होता है कि बैंकार्ड लीजन है, साथ में स्लैप टेयर है, HAGL लीजन है, आल्प्सा लीजन है। तो ये सब एंटिटी यही सजेस्ट करती है कि बेसिकली प्रॉब्लम हमारी शोल्डर की गादी में भी है, जो गादी फट गई है। तो ये सब दर्शाता वही है कि हमारे शोल्डर की गादी में एक डैमेज है जो बैंकार्ड लीजन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात की कि हमारा शोल्डर का जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शोल्डर डिसलोकेशन अगर होता है तो उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर टाइप्स होते हैं, और उसके साथ साथ जब एक्चुअल शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो क्या क्या लीजन हो सकते हैं। ये बेसिक जानकारी थी शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में शोल्डर अगर डिसलोकेशन होता है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।